अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा। आप लोग देख रहे हैं तलाश रेस एकेडमी। सो बच्चों, आज का जो लेक्चर है वो डायमेंशन का तीसरा लेक्चर है। इससे पहले हम डायमेंशन के 2 लेक्चर्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। पहले लेक्चर के अंदर डायमेंशन का पूरा कॉन्सेप्ट देखा था और दूसरे लेक्चर के अंदर हमने मुख्तलिफ इक्वेशंस को प्रूव करा था कि वो डायमेंशनली करेक्ट है। और आज जो है वो डायमेंशन का तीसरा लेक्चर हम लोग कवर कर रहे हैं, जिसमें हम लोग कुछ फार्मूलों को, कुछ इक्वेशंस को ड्राइव करेंगे यूजिंग डायमेंशंस। तो अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखे तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ आप वो लेक्चर पहले जाके देखें। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल देता हूँ प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं। ठीक है, इस लेक्चर के अंदर जो सवाल हम लोग डिस्कस करेंगे वो कुछ इस किस्म के होते हैं कि उसमें जो है ना वो कोई फार्मूला हमें ड्राइव करना होता है, कोई इक्वेशन हमें ड्राइव करनी होती है और फैक्टर्स गिवन होते हैं कि जो भी वो क्वांटिटी है जिसका फार्मूला हम ड्राइव कर रहे हैं वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। जैसे कि ये हमारी पहली एग्जाम्पल है, कंसिडर द ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। एक सिंपल पेंडुलम की ऑसिलेशन जो है उसको आप कंसिडर करें। वी अज्यूम दैट द पीरियड ऑफ पेंडुलम, हम अज्यूम कर रहे हैं कि जो टाइम पीरियड जिसका फार्मूला हम ड्राइव कर रहे हैं वो टी से शो कर रहे हैं उसको, उसकी डायमेंशन टी है, वो डिपेंड करती है ऑन द फॉलोइंग क्वांटिटीज़। वो किन क्वांटिटीज़ पर डिपेंड करती है? नंबर 1, द मास ऑफ पेंडुलम बॉब। ठीक है, उस पेंडुलम का जो बॉब है उसका मास पे डिपेंड करती है एम। अच्छा, हमें ये नहीं पता कि डायरेक्टली डिपेंड करती है कि इन्वर्सली डिपेंड करती है, या फॉर्मूले में स्क्वायर आएगा कि स्क्वायर रूट आएगा, क्यूब आएगा कि क्यूब रूट आएगा। यही बेसिकली हमें इस फॉर्मूले को ड्राइव करके समझना है। अच्छा, दूसरा हमें कह रहे हैं कि वो जो टाइम पीरियड है वो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ पेंडुलम पर डिपेंड करता है। पेंडुलम की जो रस्सी है उसकी लंबाई पर डिपेंड करता है, यानी कि उसकी डायमेंशन एल है। और तीसरा कह रहे हैं कि वो डिपेंड करता है ऑन द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, यानी कि स्मॉल जी के ऊपर, और स्मॉल जी की जो डायमेंशन है वो बराबर है LT-2 के। तो इस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए हमें फार्मूला ड्राइव करना है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का। ठीक है जी, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। बड़ा आसान सा काम है। तो देखिए, टाइम पीरियड क्वेश्चन के मुताबिक डिपेंड कर रहा है कुछ फैक्टर्स पे। टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है किस चीज़ पर? वो डिपेंड कर रहा है मास पे। ठीक है, वो डिपेंड कर रहा है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पे, कैपिटल एल से शो कर देते हैं, और वो डिपेंड कर रहा है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे, यानी कि जी पर। इन 3 चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं टाइम पीरियड को वैसे टी से शो करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि टी प्रोपोर्शनल है एम के, एल के और जी के। ठीक है जी, और यकीनन इनके कोई ना कोई एक्सपोनेंट्स होंगे, कोई ना कोई इनकी पावर होनी चाहिए। तो लेट से जो m है इसकी पावर को हम कर देते हैं a, l की पावर को कर देते हैं b और g की पावर को कर देते हैं c। जितने फैक्टर्स आपको गिवन होंगे उनमें आप इसी तरीके से पावर जो है वो पुट करेंगे, एक्सपोनेंट्स पुट करेंगे, चाहे वो x y z हो, चाहे वो a b c हो। आपको पता है प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रिमूव करते हैं, इक्वल का साइन आता है और कुछ कांस्टेंट आता है। यहाँ पे कांस्टेंट हम k लिख देते हैं। फिर आ गया m आ गया जिसकी पावर a है, l आ गया जिसकी पावर b है, और g आ गया जिसकी पावर c। ये हमारी मेन इक्वेशन हो जाएगी। इसको नाम दे देंगे इक्वेशन 1 का। ठीक है ना, इसको फिर फर्दर हमें सिंप्लीफाई करना है। अब अगर इन्हीं को डायमेंशंस के लिहाज से पुट करना चाहें, पुटिंग डायमेंशंस। अच्छा, अभी तो क्वेश्चन में गिवन है डायमेंशन, पेपर में ज़रूरी नहीं डायमेंशन गिवन हो, इतनी तो आपको पता होनी चाहिए। इनमें डायमेंशंस पुट करेंगे तो देखो, कैपिटल टी टाइम पीरियड की डायमेंशन तो टी ही होती है, के कांस्टेंट है, फिलहाल तो वो के ही रहेगा। मास की डायमेंशन m होती है और इसकी पावर आ जाएगी बराबर a के। l लेंथ है जिसकी डायमेंशन भी l होती है, गिवन भी है वैसे, ये आ जाएगा b। और आखिरी जो है g, उसकी डायमेंशन है LT-2, क्योंकि ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना, और आपको पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो या एक्सेलरेशन किसी वजह से हो, उसकी जो डायमेंशन है वो LT-2 होती है। और यहाँ पे इसकी पावर लगा देते हैं c के बराबर। ठीक है जी, अभी हमें क्या करना है? अच्छा, t की पावर कितनी है? t की पावर कुछ नहीं लिखी हुई, तो इसका मतलब t की पावर 1 है, तो उसको तो हमें लेकर चलना है। अब क्या कर लो, थोड़ा सा ये पावर्स अप्लाई कर लो सब पे। यहाँ पे t की पावर 1 है, k कुछ ना कुछ कांस्टेंट आ रहा है, m की पावर a आ गई, l की पावर b आ गई, और देखो पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी ना दोनों पे, तो l की पावर हो जाएगी c और t की पावर हो जाएगी, पावर के ऊपर पावर, दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, माइनस का 2c हो जाएगी। अब जहाँ पे बेसिस सेम है वहाँ पे पावर्स को ऐड करके लिख देंगे। ये आ गया k, ये आ गया m की पावर a, l क्या है? बेसिस सेम, पावर्स ऐड, तो ये हो जाएगा b प्लस सी
और टी की पावर हो जाएगी माइनस का 2c। सही है भाई, ये हमारे पास जो है ना वैल्यूज़ बन रही हैं। अब क्या है, अब हम इनको कंपेयर करेंगे। जो इक्वेशन है ना, ये हमारे लिए एक काम की इक्वेशन है, लेट्स से इसको इक्वेशन 2 कर देते हैं। इसी से हम जो है वो कंपेयर करेंगे सेम को ना, जो भी सेम हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं। तो अच्छा, यहाँ पे आपको टी तो लिखा हुआ नज़र आ रहा है, एम और एल लिखा हुआ नज़र आ रहा है? नहीं लिखा हुआ नज़र आ रहा, तो इसका मतलब यहाँ पर एम बराबर है 0 के, एल बराबर है 0 के, और टी बराबर है 1 के, और बाकी चीज़ें के है, एम की पावर ए है, एल की पावर बी प्लस सी है, टी की पावर माइनस 2c है। तो ये ज़्यादा बेहतर हो जाएगी, इस इक्वेशन को पढ़ना ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। इक्वेशन 2 ये वाली को कर देते हैं। अब यहीं से हमें जो है ना कंपेयर करना है एक्सपोनेंट्स को। ठीक है, कंपैरिजन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कंपेयरिंग m की पावर 0 है, देखो यहाँ पर, और यहाँ पर m की पावर a है। ठीक है, ये इक्वल होने चाहिए ना, क्योंकि यहाँ की जो डायमेंशन है सिंप्लीफाई होकर वो यहाँ पर 0 के बराबर हो रही है। तो आप देख लो, बेसिस इक्वल हैं, तो इसका मतलब एक्सपोनेंट्स भी आपस में इक्वल होंगे, तो a एक्चुअली बराबर आ जाएगा 0 के। तो जो भी हम सिंप्लीफाई करेंगे, आपको याद रखना है a जो है वो 0 के बराबर आएगा, m की पावर जो है वो 0 बनेगी। अब t को कंपेयर कर लेते हैं। l को क्यों नहीं कर रहा पहले, क्योंकि देखो l के साथ b और c दोनों लिखे हुए हैं, t के पास सिर्फ एक ही लिखा हुआ है वेरिएबल, तो मैंने बोला चलो t को कंपेयर करते हैं। तो अब अगर कंपेयर करते हैं तो ये हो जाएगा, यहाँ पर t की पावर 1 है और यहाँ पर t की पावर माइनस का 2c है। अब आप देख लो, बेसिस इक्वल हैं, एक्सपोनेंट्स को कंपेयर करा, तो कंपेयर करके हम कह सकते हैं कि यहाँ पे t की पावर 1 है, ये बराबर आ जाएगा माइनस के 2c के। तो c की वैल्यू को निकाला तो माइनस का 1/2 हो जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, 1 के साथ जाके डिवाइड हो गया। तो c भी मालूम हो गया, m की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई। अब आखिरी चीज़ क्या है, यहाँ पर l कितना है, यहाँ पर l बराबर है 0 के, और यहाँ पर l कितना है, यहाँ पे l बराबर है b प्लस c के। अब इनको कंपेयर करने की बारी है। तो देखो, कंपेयर करके लेफ्ट हैंड साइड पे तो 0 चला आ रहा है, यहाँ पे चला आ रहा है b प्लस सी। तो हम क्या करेंगे, c तो ऑलरेडी हमें पता है, 0 बराबर आ जाएगा b एज इट इज़, और इसकी जगह पे आ जाएगा 1/2। तो b की वैल्यू को अलग करना है, b बराबर आ जाएगा माइनस का 1/2, इस तरफ जाके प्लस का 1/2 हो जाएगा। तो जितने भी एक्सपोनेंट्स आएंगे आपकी इक्वेशन में सॉल्यूशन के दौरान, उनको आपने फाइंड कर लेना है, और फाइंड करने के बाद ये जो सारे एक्सपोनेंट्स हैं वो आपने डायमेंशंस पुट करने से पहले वाली जो इक्वेशन थी उसमें पुट करना है, जो कि हमारे लिहाज से इक्वेशन 1 थी। पुटिंग ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है, t लिखा हुआ है, यहाँ पे k लिखा हुआ है, और सबसे पहले लिखा हुआ है m की पावर a, m की पावर a 0 के बराबर है। फिर लिखा हुआ है l की पावर b है, फिर लिखा हुआ है l की पावर b है, यानी कि 1/2 है, और फिर लिखा हुआ है स्मॉल g जिसकी पावर बराबर है c के, c बराबर है माइनस का 1/2। अच्छा, जिस चीज़ की पावर 0 होती है वो एक्चुअली 1 के बराबर हो जाती है, तो उसको ख़त्म कर दो, m नहीं लिखा जाएगा। तो t बराबर आ जाएगा, कोई कांस्टेंट होगा, l की पावर 1/2 होगी, और g को अगर मैं नीचे ले जाके लिख दूँ तो g की पावर भी 1/2 हो जाएगी। अब या तो इस तरीके से लिखो, या फिर बेहतर ये कि आप रूट लगा के लिखो। तो t बराबर आ जाएगा k l/g, और ये आ जाएगा अंडर रूट। अब देखो, डायमेंशन की एक लिमिटेशन ये है कि उससे हम फार्मूला तो ड्राइव कर सकते हैं, पर कांस्टेंट की वैल्यू नहीं निकाल सकते। हाँ, दूसरे प्रोसेसेस हैं, दूसरे हैं तरीक़ेकार, मेथड्स जिनके ज़रिए हम कांस्टेंट्स निकाल सकते हैं। तो आपको पता होगा कि आखिर में जो कांस्टेंट निकलता है वो पता होना चाहिए आपको कि वैसे जो टाइम पीरियड का फार्मूला है सिंपल पेंडुलम का, उसमें कांस्टेंट 2π आता है, बाकी l/g अपनी जगह पे रहता है। वैसे आपका आंसर जो है वो यहाँ पर आ गया था, क्योंकि कांस्टेंट निकालना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद एक फार्मूला निकालना था जिसमें सारे फैक्टर्स का पता लग जाए, जो कि हमने यूजिंग डायमेंशन फाइंड करा। ठीक है, दूसरी एग्जांपल देखें। दूसरी एग्जांपल मैंने जो है वो KPK बोर्ड की बुक से निकाली है। KPK की जो बुक है उसमें ये वाली एग्जांपल मिलेगी 1.7, और ड्रैग फोर्स का जो है फार्मूला ड्राइव किया गया है इसमें ना, तो हमारे लिहाज से ये सेकंड पार्ट हो जाएगा। अच्छा जी, व्हेन अ सॉलिड स्फीयर मूव्स थ्रू अ लिक्विड, जब एक सॉलिड स्फीयर मूव करता है किसी लिक्विड से, तो लिक्विड अपोज करता है उसके मोशन को विद अ फोर्स F, ड्रैग फोर्स कहते हैं उसे। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स डिपेंड्स ऑन द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। वो जो फोर्स है वो डिपेंड करती है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे, जिसकी डायमेंशन ये रही, m की पावर 1, l की पावर -1, t की पावर -1। ठीक है जी, ऑफ द लिक्विड। रेडियस पे डिपेंड करता है, जो कि r है, दूसरा फैक्टर आ गया।
ये पहला फैक्टर है, ये दूसरा फैक्टर है, और तीसरा फैक्टर है स्पीड ऑफ द स्फीयर। अज्यूम करते हैं कि जो एफ है वो प्रोपोर्शनल है डिफरेंट पावर्स एंड क्वांटिटीज़ की, तो आप एक फार्मूला गैस करें डायमेंशन के मेथड से। तो कांस्टेंट हमें नहीं पता, नहीं मिलेगा डायमेंशन के तरीके से, लेकिन बहरहाल हम एक फार्मूला गैस ज़रूर कर सकते हैं। लेट्स से फोर्स का फार्मूला ड्राइव कर रहे हैं और वो किस किस चीज़ के प्रोपोर्शनल है। सबसे पहले तो प्रोपोर्शनल है विस्कोसिटी के, ईटा से शो करते हैं। फिर वो डिपेंड करता है आर पे, आर लिख दिया। फिर वो डिपेंड करता है वी पे। ठीक है, उन्होंने 3 फैक्टर्स दिए हुए थे, वो तीनों फैक्टर्स मैंने लिख दिए। फिर क्या करना है हमने नेक्स्ट स्टेप के अंदर, अब इसकी कोई ना कोई पावर होगी ना, इसकी पावर होगी लेट से ए, इसकी पावर होगी बी, और इसकी पावर हो जाएगी सी। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रिमूव करेंगे, कांस्टेंट आएगा, ईटा आ गया, पावर ए, रेडियस आ गया पावर बी, और स्पीड आ गई पावर सी। ये हमारे पास इक्वेशन 1 होगी। इसी में हम आखिर में वैल्यूज पुट करेंगे तो फॉर्मूला बनेगा। ठीक है जी, अब हम इनकी डायमेंशंस पुट करेंगे, और ज़रूरी नहीं है कि वो डायमेंशंस गिवन हो, आपको थोड़ा बहुत याद होना चाहिए। जो फर्स्ट लेक्चर था डायमेंशन का, उसमें यही प्रोसेस मैंने आपको समझाया था। अच्छा, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? फोर्स की डायमेंशन होती है MLT-2। फोर्स की डायमेंशन MLT-2 होती है, क्योंकि उसका जो फार्मूला होता है वो F = ma होता है, और m की जगह पे तो m आता है। एक्सेलरेशन की डायमेंशन आपको याद होनी चाहिए, MLT-2 होती है। तो ये फार्मूला आ गया। k कांस्टेंट है। अच्छा, ईटा की डायमेंशन गिवन है, m की पावर 1, l की पावर -1, t की पावर -1, और इसके ऊपर हमने एक्सपोनेंट लगाया है a के बराबर। रेडियस एक ख़ास किस्म की लंबाई का नाम है, तो उसकी डायमेंशन l ही होगी, और उसका जो एक्सपोनेंट है वो हम b लगाएंगे। फिर आ गया स्पीड। स्पीड की डायमेंशन होती है LT-1, और इसके ऊपर पावर हम लगाएंगे c, जो कि हमने यहाँ भी लगाई हुई थी। ठीक है, अब क्या था अगला स्टेप? अगले स्टेप में हमने जो एक्सपोनेंट्स है वो हर एक के ऊपर लेकर आनी है 1 बाय 1। MLT-2 k कांस्टेंट है, m की पावर a, l की पावर माइनस का a हो जाएगा क्योंकि माइनस का 1 है, t की पावर माइनस का a हो जाएगा, यहाँ पे l की पावर सीधा सीधा b हो जाएगी, यहाँ पे l की पावर c, और t की पावर हो जाएगी माइनस का c, क्योंकि माइनस का 1 लिखा हुआ था। अब सिमिलर जो है वो एक साथ लिखेंगे हम, जो भी सिमिलर वैल्यूज़ हैं। m है, l है, t-2 एज इट इज़, k कांस्टेंट है, m एक ये आ गया, m कोई और नहीं है, m तो a ही आ जाएगा। l देखो कितने नज़र आ रहे हैं, एक l यहाँ पर आ गया, एक l यहाँ पर आ गया, एक l यहाँ पर आ गया। बेसिस सेम, पावर z हो जाएंगी। l की पावर -a है, l की पावर प्लस का b है, और l की पावर प्लस का c है। l के ऊपर ये एक्सपोनेंट्स आएंगे, और फिर इसी तरीके से तीसरी डायमेंशन t की होती है। t आपको नज़र आएगा एक यहाँ पर माइनस का a और माइनस का c, तो हम लिख सकते हैं माइनस का a और माइनस का c आ जाएगा। ठीक है जी, अब आते हैं कंपैरिजन वाले स्टेप के ऊपर। अब हम कंपेयर करेंगे, बेसिस को कंपेयर करेंगे। तो आप देखो यहाँ पर m की पावर 1 है, और यहाँ पे m की पावर a है। तो इसका मतलब क्या नतीजा निकला? नतीजा ये निकला कि एक्चुअली a बराबर होगा 1 के। ठीक है, बेसिस इक्वल आ रही हैं, तो इसका मतलब एक्सपोनेंट्स भी इक्वल ही होंगे। अच्छा जी, अब देखो यहाँ पर तो 3 चीज़ें आ रही हैं, यहाँ पर 2 हैं, जिसमें से एक ऑलरेडी हमें मालूम हो गई है। तो t को कंपेयर करते हैं। यहाँ पे t की पावर -2 है, और यहाँ पर t की पावर माइनस का a है और माइनस का c है। कंपेयर करेंगे एक्सपोनेंट्स को, तो ये -2 है, ये माइनस का a है और माइनस का c है। तो माइनस a की जगह पे a की वैल्यू पुट कर देते हैं, -1 माइनस का c, और ये आ गया -2। c की वैल्यू फाइंड करनी है, c इधर आके प्लस हो जाएगा, और ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो -1 और +2 हो जाएगा। -1 और +2, c बराबर आ जाएगा 1 के। ठीक है जी, c 1 के बराबर आ गया। नाउ अब जो l वाला है उसको कंपेयर कर सकते हैं, जिसमें 3 एक्सपोनेंट्स हैं। तो यहाँ पर l जो है वो 1 के बराबर है, और यहाँ पर l जो है वो माइनस का a, प्लस का b और प्लस के c के बराबर है। तो इसका मतलब 1 बराबर आएगा माइनस का a, प्लस का b और प्लस का c। ठीक है ना, जो एक्सपोनेंट्स हैं वो आ गई। अच्छा जी, अब a और c हमें पता है। a की जगह पर आएगा माइनस का ये माइनस ये वाला, और वैसे a 1 के बराबर है, प्लस b की वैल्यू नहीं पता, c एक्चुअली 1 के बराबर है, तो 1 आ जाएगा। और यहाँ पर आ गया हमारे पास 1 एज इट इज़।
ठीक है, तो माइनस का 1 और प्लस का 1 हो गया कैंसिल, तो b एक्चुअली हमारे पास बराबर आ गया 1 के, b भी 1 के बराबर है। जैसे ही सारे एक्सपोनेंट्स मालूम हो जाते हैं तो हम सारी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में, जो मेन फार्मूला हमने बनाया था बिफोर पुटिंग द डायमेंशंस। तो इक्वेशन 1 क्या बनती है, ये वाली, f इज़ इक्वल टू के, f इज़ इक्वल टू के, सबसे पहले ईटा है, ईटा की पावर a है, 1 आ जाएगा, फिर r है, r की पावर b है, r है, r की पावर b है जो कि 1 है, फिर v है, v की पावर c है जो कि 1 के बराबर है। इसका मतलब फार्मूला क्या बन सकता है, फार्मूला बन सकता है f इज़ इक्वल टू के ईटा r v। ठीक है, विदाउट कांस्टेंट तो यही आंसर है, लेकिन वैसे हम लोग पढ़ेंगे भी फर्स्ट ईयर के अंदर, तो आपको पता होना चाहिए एक्चुअली जो कांस्टेंट होता है अगर डिफरेंट मेथड से मालूम करें तो ये 6 पाई के बराबर होता है। तो एक्चुअल जो फार्मूला है ना ड्रैग फोर्स का वो होता है 6 पाई ईटा आर वी। आंसर यहाँ पे आ चुका था, ये आपकी नॉलेज के लिए समझा रहा हूँ कि एक्चुअली ये फार्मूला है, लेकिन पेपर में आप यहीं तक ही फाइंड करेंगे अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, तीसरी एक एग्जाम्पल है, ये पंजाब बोर्ड की बुक की एग्जाम्पल है, मैंने बोला कि और प्रैक्टिस हो जाएगी, पंजाब बोर्ड का भी एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे लिहाज से तीसरा सवाल होगा। स्पीड v ऑफ साउंड वेव्स थ्रू अ मीडियम, जो स्पीड है v साउंड वेव्स की किसी मीडियम से, मे बी अज्यूम टू बी डिपेंड ऑन, किस चीज़ पर डिपेंड करती है, सबसे पहले तो डिपेंड करती है डेंसिटी पे, पहला फैक्टर, और दूसरा डिपेंड करती है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी पे। ठीक है, दूसरा वो डिपेंड करती है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी पे, विच इज़ द रेशो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन, जो कि रेशो होता है स्ट्रेस और स्ट्रेन का। डिड्यूस द मेथड ऑफ बाय द मेथड ऑफ डायमेंशन फार्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड के लिए हमें फार्मूला ड्राइव करना है यूजिंग मेथड ऑफ डायमेंशन। अब फार्मूला हमें स्पीड के लिए चाहिए, जो कि किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, जस्ट 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक तो डेंसिटी पर डिपेंड करता है और दूसरा डिपेंड करता है ई पर, जिनकी क्या एक्सपोनेंट्स हैं हमें नहीं मालूम। लेट से इसका एक्सपोनेंट ए कर देते हैं, इसका एक्सपोनेंट बी कर देते हैं। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रिमूव करते हैं, इक्वल का साइन आएगा और कुछ भी कांस्टेंट आएगा, डेंसिटी आएगी ए और ई जो है इसकी पावर बराबर आ जाएगी बी के। ये मेन फार्मूला है जिसको आखिर में हमने वैल्यूज पुट करनी है ए और बी की। ठीक है जी, अब क्या है, डायमेंशंस निकाल लेते हैं। हर एक की अलग अलग डायमेंशन लिख के बता देता हूँ मैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो मैं अलग से बता रहा हूँ, जिनमें गिवन थी उनमें बताया नहीं था। तो स्पीड की एक्चुअल डायमेंशन क्या होती है, द डायमेंशन ऑफ स्पीड इज़ एल टी माइनस का 1। ठीक है, फिर आगे हमारे पास डेंसिटी, डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो मास की डायमेंशन m और वॉल्यूम की डायमेंशन होती है एल क्यूब। तो एक्चुअली इसकी डायमेंशन बनेगी एम एल माइनस 3। तो इसकी डायमेंशन आपको पता लग गई एम एल माइनस 3 है। अच्छा, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है इसको ये कह रहे हैं कि वो स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशो है। स्ट्रेन के बारे में आप याद रखिए, इट हैज़ नो डायमेंशन, मैं भी यहाँ पे समझा भी देता हूँ। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के लिए ई, ऊपर आएगा स्ट्रेस और नीचे आएगा स्ट्रेन। स्ट्रेन हैज़ नो डायमेंशन, इसका मतलब सिर्फ स्ट्रेस की डायमेंशन पुट करनी है। स्ट्रेस का फार्मूला क्या होता है, स्ट्रेस का फार्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। तो फोर्स की डायमेंशन एम एल टी माइनस 2 होती है, एरिया की डायमेंशन होती है एल स्क्वायर। ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में फाइंड भी करवाई है। तो एल से एक एल कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब स्ट्रेस की जो डायमेंशन है वो एक्चुअली बराबर किसकी आएगी, वो बराबर आएगी एम एल की पावर -1 और टी की पावर -2। तो इसी को पुट करेंगे यहाँ पे, एम आ जाएगा, एल इन्वर्स आ जाएगा और टी की पावर आएगी -2। क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन नहीं थी तो हमें इसको फाइंड करना पड़ा। ठीक है ना, हमने यहाँ से फाइंड करके निकाल ली हर एक की डायमेंशन। तो इक्वेशन 1 में ही वैल्यूज़ पुट करते हैं अभी फ़िलहाल हर एक को डायमेंशन के लिहाज से। इक्वेशन 1 इम्प्लाइज़ दैट v की जगह पे डायमेंशन आ जाएगी v की एल टी माइनस का 1। ठीक है, k कांस्टेंट है, डेंसिटी की अपनी डायमेंशन एम एल -3 और इसके ऊपर एक्सपोनेंट a लगाया हुआ है। इसकी डायमेंशन है एम एल -1 टी की पावर -2 और इसके ऊपर हमने लगाया हुआ है b। ठीक है, ये एक अलग चीज़ थी, मिक्स नहीं करना। अच्छा जी, एक्सपोनेंट हर एक के ऊपर ले आओ, यहाँ पे एल टी -1 हो जाएगा, k कांस्टेंट है, m
की पावर a, l की पावर माइनस का 3a, पावर के ऊपर पावर, दोनों पावर मल्टीप्लाई होती हैं, m की पावर b, l की पावर माइनस का b आ जाएगा सिंपल, और t की पावर हो जाएगी माइनस का 2b। ठीक है ना, पावर्स हर एक पर मैंने शिफ्ट कर दी। अब देख लो जहाँ पर बेसिस सेम है वहाँ पर पावर्स को ऐड करना है। तो m कितनी जगह आ रहा है, एक m यहाँ पर आ रहा है, एक m यहाँ पर आ रहा है, तो क्लियरली नज़र आ रहा है बेसिस सेम पावर्स ऐड a प्लस b आ जाएगा। ठीक है, फिर l देखो दो जगहों पर है, l यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो l हो जाएगा बराबर माइनस का 3a माइनस का b, और फिर t एक ही है तो t आ जाएगा बराबर माइनस का 2b। अच्छा m नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब m की पावर एक्चुअली 0 होगी, तभी तो हम कंपेयर करेंगे। तो कंपैरिजन करते हैं, पहले m को कंपेयर करें। ठीक है, लेकिन b की वैल्यू आ जाएगी, नहीं नहीं नहीं, कोई हमेशा उसको पहले कंपेयर किया करो जहाँ पर एक वेरिएबल हो। यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे भी 2 हैं, यहाँ पे 1 है। स्टार्टिंग विद t की पावर -1 और t की पावर माइनस का 2b, तो इसका मतलब माइनस का 1 बराबर आ जाएगा माइनस के 2b के, और b की वैल्यू इसी पेज पे ले लेते हैं। b की वैल्यू बराबर आ जाएगी 1/2 के। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो b आ जाएगा 1/2। नाउ किसकी बारी है, दूसरी बारी है, b की वैल्यू आ गई, तो चलो अब a निकल सकता है। m को कंपेयर करते हैं, m की पावर 0 और यहाँ पर है m की पावर a प्लस b के बराबर, यह है a प्लस b के बराबर, तो ये आ जाएगा 0 इज़ इक्वल टू a प्लस b। b की वैल्यू पुट करते हैं, 1/2 है, b की वैल्यू बराबर है 1/2 के, तो ये आ गया 1/2 इज़ इक्वल टू 0। इट मीन्स a बराबर आ जाएगा 1/2, प्लस की वैल्यू तो जाके माइनस हो जाएगी। ठीक है भाई, a और b की वैल्यू मालूम हो गई, और अब देखो हमारे पास सिर्फ एक्सपोनेंट यहाँ पे 2 ही थे, a था b था। इन दोनों की वैल्यूज़ पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में। इससे पहले हमने जितने भी सवाल करे उसमें 3 एक्सपोनेंट्स थे, पर इसमें 2 ही एक्सपोनेंट आए हैं। तो स्पीड का फॉर्मूला बराबर आएगा k, और सबसे पहले वैल्यू डेंसिटी की है, डेंसिटी की पावर a है, तो ये हो जाएगा डेंसिटी की पावर a की जगह पर आएगा 1/2। फिर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसकी पावर b थी और b बराबर आया 1/2 के, ये आ गया 1/2। तो माइनस की वैल्यू को प्लस में कर लेते हैं पहले, तो e की पावर 1/2 और डेंसिटी की पावर भी 1/2 हो जाएगा। तो किस तरीके से लिख सकते हैं, v इज़ इक्वल टू k, और यहाँ पर आ जाएगा a की मर्तबा रूट लगा के e आ जाएगा और रॉ आ जाएगा, और क्योंकि पावर हाफ है तो रूट आ जाएगा। ठीक है, तो हमें डिड्यूस करना था फार्मूला विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन, तो ये हमने ड्राइव कर लिया। ठीक है जी, तो आई होप समझ में आ गया होगा। तीनों एग्जाम्पल डिस्कस करी जो एक दूसरे से थोड़ी सी डिफरेंट थी, सिर्फ ये बताने के लिए कि किस तरीके से हम डायमेंशंस को इस्तेमाल करके इक्वेशन को ड्राइव करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।